हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। सीक्रेट मिलेनियर रईस ज़्यादा कहानी के एपिसोड नंबर 14 में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं हमारी कहानी बड़े ही प्यार से। तो कहानी को ज़्यादा से लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर भेजें और कमेंट करके बताएं कि कहानी कैसी लग रही है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। सुबह की पहली किरण जब सिटी हॉस्पिटल के वीआईपी आईसीयू कमरे में शीशे से छन कर अंदर दाखिल हुई तो कमरे का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। रात भर की वो घुटन, वो बेचैनी, वो हवा में तैरता वो खौफनाक तनाव अब एक ठंडी, गहरी और सुकून भरी शांति में तब्दील हो चुका था। हार्ट रेट मॉनिटर की बेप बेप की आवाज़ अब एक बड़ी संतुलित और शांत लय में चल रही थी, जो इस बात की गवाही दे रही थी कि उस बिस्तर पर लेटे इंसान के दिल और दिमाग का तूफान अब पूरी तरह से थम चुका है। निखिल सिंघानिया अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गया। उसके बाएं कंधे पर लगी ताज़ा पट्टियों के नीचे अब दर्द की एक हल्की सी लहर उठ रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर इस वक्त जो भाव थे वो किसी हारे हुए मरीज के नहीं, बल्कि एक ऐसे सम्राट के थे जिसने बिना हथियार उठाए दुनिया की सबसे बड़ी जंग जीत ली थी। उनके फौलादी चेहरे पर एक बहुत ही गहरी, चौड़ी और कातिलाना रूप से मुस्कान बिखर गई थी। ये मुस्कान उसकी उस पुरानी डरावनी शैतानी दुनिया की नहीं, एक ऐसे आशिक की मुस्कान थी जिसके विश्वास को उसको मोहब्बत ने भगवान को भी तरह पूज कर साबित कर दिया। राजीव कमरे के कोने में खड़ा था। उसके हाथ में उसका फोन चालू था, लेकिन उसके चेहरे पर रात भर की वो घबराहट पूरी तरह गायब हो चुकी थी। अपने बॉस के चेहरे पर उस दिव्य मुस्कान को देखा तो उसको समझ आ गया कि प्यार की ताकत क्या होती है। राजू ने बड़े ही अदब धीमी आवाज में बोलना शुरू करके कहा, बॉस, जायसवाल हाउस में मेरे आदमियों ने आखिरी संदेश आ चुका है। काशवी जी ने सुबह सुबह अपने पिता के सामने जो कुछ कहा उसने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। सतिंदर जी ने साफ कह दिया कि वो आज सुबह ही राघवेंद्र राठौड़ को फोन पर इस रिश्ते के लिए साफ और कड़क लहजों में इनकार कर देंगे। विहान राठौड़ का वो सारा पाखंड, वो सारा घमंड मिट्टी में मिल चुका है। निखिल ने एक लंबी गहरी और सुकून भरी सांस ली। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने मन में काशवी का वो रोता हुआ लेकिन शेरनी की तरह दहाड़ता हुआ चेहरा याद किया। उसका दिल गर्व से भर गया। उसने अपनी आंखें खोली जिनमें एक अजीब सी चमक थी। उसने मुस्कुराकर राजीव से कहा, राजीव, गाड़ी तैयार करो। हमें विहान से मिलकर उसको नाकामी की मुबारकबाद देना है। वो लड़का खुद को बड़ा खिलाड़ी समझ रहा था ना। वो सोच रहा था कि निखिल सिंघानिया को अपनी चालों से मात दे देगा। आज मुझे उसके उस चेहरे को देखना है जब उसे पता चलेगा तो उसकी वो सारी शराफत की नौटंकी मेरी काशवी ने एक ही झटके में तार तार कर दी। उसकी यह बात सुनकर आगे से राजीव ने हैरान होकर निखिल की तरफ देखकर कहा, लेकिन बॉस, आपकी हालत। डॉक्टर माथुर ने साफ कहा कि आपको 2 दिन तक बिस्तर पर रहना होगा। आपके टांके। तभी निखिल ने वही पुरानी और ऑथोरेटिव कड़क आवाज में कहा, राजीव, वैसे भी अब मुझे यहाँ से डिस्चार्ज करवाओ। मैं अब और यहाँ इस सफ़ेद बिस्तर पर इन मशीनों के बीच बीमार बनकर नहीं बैठ सकता। मुझे सिंघानिया इंडस्ट्री को संभालना है। मेरा बड़ा काम अधूरा है। और सबसे बड़ी बात, ये कहकर निखिल ने एक पल ठहराव लिया। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, बल्कि एक बहुत ही पवित्र और दृढ़ संकल्प था। उसने अपने जख्मी कंधे पर हाथ रखकर आगे कहा, मुझे काशी के पापों का भी एक अच्छा इंसान बनकर दिखाना है। सतिंदर जी ने मुझे मौका दिया है। वो सिर्फ एक टेस्ट नहीं, वो मेरे लिए एक नई जिंदगी का दरवाजा है। मैं उनके सामने ये साबित करूंगा कि निखिल सिंघानिया सिर्फ खौफ पैदा करना नहीं जानता, वो अपने प्यार के लिए खुद को पूरी तरह बदल भी सकता है। मैं उनके परिवार का वो गुरूर बनूंगा जिस पर उन्हें पूरी दुनिया के सामने नाज होगा। इसलिए तुरंत मेरे डिस्चार्ज के लिए पेपर तैयार करवाओ। राजीव अपने बॉस के इस रूप को देखकर निशब्द रह गया। जो इंसान कभी किसी के सामने नहीं झुका, आज वो एक मध्यम वर्गीय पिता का दिल जीतने के लिए तड़प रहा था। राजीव ने बिना कोई सवाल और अपना सिर झुकाया और कहा, जी बॉस, जैसे आपकी मर्जी। मैं अभी डॉक्टर माथुर से बात करके आधे घंटे में आपके डिस्चार्ज की व्यवस्था करता हूँ, गाड़ी तैयार करवाता हूँ। राजीव ने जैसे आईसीयू के रूम के बाहर निकला, उसने सीधे डॉक्टर माथुर के कैबिन का रुख किया। सुबह सुबह हॉस्पिटल का स्टाफ अभी अपनी ड्यूटी बदल रहा था कि निखिल सिंघानिया के डिस्चार्ज की खबर ने पूरे वीआईपी विंग में हड़कंप मचा दिया। डॉक्टर माथुर, जो रात भर ड्यूटी करने के बाद घर जाने की तैयारी कर रहे थे, ये सुनते ही उनके हाथ से कॉफी का मग छूटते छूटते बचा। तभी डॉक्टर माथुर ने घबरा कर चश्मा ठीक करके कहा, क्या मिस्टर राजीव, आप होश में तो हैं? मिस्टर सिंघानिया का कल दोबारा से टांका लगाया गया। उनका अंदरूनी जख्म अभी पूरी तरह से कच्चा है। इस हालत में अगर वो हॉस्पिटल के बाहर जाते हैं तो उनका शरीर अभी खिंचाव आएगा।
वो अंदरूनी ब्लीडिंग का खतरा बढ़ जाएगा। मैं इस डिस्चार्ज की इजाज़त कभी नहीं दे सकता। डॉक्टर की बात सुनते ही राजू ने बड़े ही ठंडे और सख्त लहजे में डॉक्टर माथुर की आंखों में देखकर कहा, डॉक्टर साहब, आप शायद भूल रहे हैं कि आप किससे बात कर रहे हैं। हमारे बॉस कोई आम मरीज नहीं जो आपकी इजाज़त की इंतजार करें। उन्होंने जो कहा है वो पत्थर की लकीर है। अगर आप सीधे तरीके से डिस्चार्ज के पेपर पर साइन नहीं करेंगे तो वो बिना पेपर के ही हॉस्पिटल से वॉकआउट कर जाएंगे, और उसके बाद इस हॉस्पिटल के बिजनेस या आपकी नौकरी पर कोई आंच आई तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। राजीव के इस ठंडे चमक ने डॉक्टर माथुर के सारे मेडिकल प्रोटोकॉल को एक पल में ठप कर दिया। वो जानते थे कि निखिल सिंघानिया से बहस करना अपनी मौत को दावत देना है। उन्होंने एक ठंडी और बेबस सांस ली, दराज से डिस्चार्ज की फाइल निकाल ली। तभी डॉक्टर माथुर के कांपते हाथों से उसने साइन करके कहा, ठीक है, मैं पेपर्स तैयार कर रहा हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। उन्हें व्हील चेयर पर ही बाहर लेकर जाया जाएगा। घर पहुंचते ही उन्हें पूरी तरह बेड रेस्ट पर रहना होगा, और ये कुछ हैवी पेन किलर्स और एंटीबायोटिक्स हैं जो उन्हें समय पर लेनी होंगी। उनकी ये बात सुनते ही राजीव ने अपने फाइल में हाथ लेकर कहा, आप उसकी फिक्र मत कीजिए डॉक्टर, हमारे पास उनकी देखभाल के लिए बेहतरीन मेडिकल टीम घर पर मौजूद है। ये कहते वो तेजी से वापस निखिल के कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे के अंदर निखिल ने हॉस्पिटल के कपड़े उतार दिए और काले रंग की एक ढीली सिल्क शर्ट और ट्राउजर पहन लिया। काले रंग के कपड़ों में उसका चौड़ा मस्कुलर फौलादी शरीर हमेशा की तरह राजसी और खौफनाक लग रहा था। कंधे की पट्टी शर्ट के अंदर छुप चुकी थी, लेकिन उसके चलने की लय में एक हल्का सा खिंचाव था जिसे वो अपने अदम्य आत्मबल से छुपाने की कोशिश कर रहा था। तभी राजीव ने कमरे में दाखिल होकर कहा, पेपर तैयार है बॉस। उसके पीछे दो वार्ड बॉय वो एक व्हील चेयर लेकर खड़े थे। आगे से निखिल ने उन वार्ड बॉय और व्हील चेयर की तरफ अपनी तेज तरार नजरें घुमाई और एक हल्की सी हंसी हंसकर कहा, राजीव, तुझे लगता है कि निखिल सिंघानिया व्हील चेयर पर बैठकर इस हॉस्पिटल से बाहर जाएगा? पटना शहर के लोग अगर मुझे इस हालात में देख लेंगे तो उनका खौफ खत्म हो जाएगा। मैं अभी इस विहान राठौड़ के सामने एक कमजोर इंसान बनकर नहीं जाना चाहता। इन लड़कों को बाहर भेजो, मैं अपने पैरों पर चलकर बाहर जाऊंगा। तभी राजीव ने घबरा कर कहा, लेकिन बॉस, डॉक्टर ने। तभी आगे से राजीव ने कमरे में दाखिल होकर कहा, मैंने कहा ना राजीव, गाड़ी गेट पर लगाओ। उनकी आवाज में ये अंतिम फैसला था जिसे टालने की हिम्मत किसी में नहीं थी। राजीव ने दोनों वार्ड बॉय को बाहर जाने का इशारा किया। निखिल ने गहरी सांस ली। उसके शरीर के अंदर उठ रहे दर्द के उस भयानक बाउंडर को उसने अपने दिमाग की ताकत से दबाया और पूरी सख्ती से सीधे कदम बढ़ाकर कमरे से बाहर दाखिल निकल गया। जब वो वीआईपी कॉरिडोर से गुजर रहा था तो वहां खड़ा हर एक डॉक्टर और नर्स अपनी जगह पर जम गया था। किसी को ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो इंसान 2 दिन पहले कोमा में मौत से लड़ रहा था वो आज इस तरह एक सम्राट की तरह चल रहा है। हॉस्पिटल के मुख्य द्वार पर काले रंग की बुलेट प्रूफ एसयूवी गाड़ियां पहले से स्टार्ट खड़ी थी। निखिल बिना किसी सहारे के गाड़ी का दरवाजा खोलकर पिछले सीट पर बैठ गया। जैसे उसने अपनी पीठ सीट से टिकाई, उसके माथे पर पसीने की कुछ बूंदें चमक उठी। जख्म में असहनीय जलन हो रही थी, लेकिन उसकी आंखों में वो आग उस दर्द पर पूरी तरह से हावी थी। तभी निखिल ने आंखें बंद करके हुक्म देकर कहा, राजीव, गाड़ी सीधे विहान राठौड़ के उस प्राइवेट पेंट हाउस की तरफ ले चलो। मुझे पता है वो रात की उस नाकामी के बाद वहीं छुपा बैठा होगा, अपने माता पिता के फोन का इंतजार कर रहा होगा। उसकी बात सुनकर आगे से राजीव ने धीरे से कहा, जी बॉस। यह कहकर उसने गाड़ी को पूरी स्पीड से शहर के मेन रोड पर दौड़ा दिया। इसी समय उधर शहर के सबसे बड़े और महंगे पोश इलाके में स्थित एक आलीशान पेंट हाउस के अंदर विहान राठौड़ हाथ में स्कॉच का गिलास लिए बेचैनी से चक्कर काट रहा था। उसके चेहरे पर रात भर की वो शराफत और सेटिस्फेक्शन का कोई नामो निशान नहीं था। उसकी आंखें लाल थी, बाल बिखरे हुए थे और उसके चेहरे पर एक अजीब सी विक्षिप्त बौखलाहट साफ दिखाई दे रही थी। रात को मंडप में जो कुछ हुआ उसने विहान के अहंकार को इतनी गहरी चोट पहुंचाई कि वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसे पूरा यकीन था कि उसका मास्टर स्ट्रोक काम कर जाएगा। उसे लगा था कि सतेंद्र जायसवाल जैसा एक मामूली सा मिडिल क्लास पिता उसके इतने बड़े और रईस परिवार के सामने कभी ना कहने की जरूरत नहीं कर पाएगा। विहान ने जोर से चिल्लाकर गिलास को दीवार पर दे मारा। चीचा चकनाचूर हो गया। महंगी शराब दीवार पर फैल गई। उसने चिल्लाकर कहा, कैसे कैसे मना कर दिया उसने? उस बूढ़े की इतनी हिम्मत कि उसने विहान राठौड़ के प्रपोजल को होल्ड पर डाल दिया। क्या समझता है वो खुद को? और वो काशवी
ये कहते हुए विहान ने अपने फोन की स्क्रीन पर काशवी की तस्वीर निकाली जो उसने छुप कर खींची थी। उसने उस तस्वीर को घूर कर अपने दांत पीस कर कहा, काशवी, तुमने रात को मुझे वो नजर दी थी, वो कोई प्यार की नजर नहीं थी। तुम मुझसे नफरत कर रही हो। क्यों? मैंने तुम्हारे घर में इतनी मदद की, तुम्हारे डैड के सामने इतना शरीफ बना रहा, फिर भी तुम उस गुंडे निखिल के लिए तड़प रही हो। उस माफिया में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? विहान का पागलपन एक बहुत ही जहरीले रूप में बदल चुका था। वो इस भ्रम में जी रहा था कि काशवी भी उसे पसंद करती थी, लेकिन रात को जो काशवी की आंखों में उसने अपने लिए घिन और नफरत देखी थी, उसने उसके उस ख्याली पुलाव को पूरी तरह से जलाकर खाक कर दिया था। उसे अब अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। तभी उसके फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर उसके बड़े पापा डॉक्टर राघवेंद्र राठौड़ का नाम चमक रहा था। विहान ने जल्दी से फोन उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने अपनी आवाज में सामान्य करने की कोशिश करके पूछा उसने, जी बड़े पापा, क्या हुआ? सतेंद्र अंकल का फोन आया क्या? उन्होंने क्या कहा? तभी दूसरी तरफ से राघवेंद्र की आवाज आई, जो बड़ी गंभीर और थोड़ी नाराज लग रही थी। उसने नाराजगी भरे स्वर में कहा, विहान, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने हमसे झूठ बोला कि काशवी भी इस रिश्ते से खुश है। उनके ये बात सुनकर विहान के दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक गई। उसने हैरान होकर कहा, क्या मतलब बड़े पापा? क्या कहा उन्होंने? राघवेंद्र ने सख्त लहजे में कहा, अभी अभी सतेंद्र का फोन आया था। उन्होंने बहुत ही साफ और कड़े शब्दों में इस रिश्ते के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा कि काशवी शादी से बिल्कुल खिलाफ है और अपनी बेटी पर कोई दबाव नहीं डालना चाहते। विहान, तुमने भरी महफिल में हमारा तमाशा बनवा दिया। डॉक्टर राघवेंद्र राठौड़ का हाथ आज तक किसी के सामने नहीं झिझका था। आज मुझे एक मिडिल क्लास परिवार के से इनकार सुनना पड़ा। तुमने हमसे कहा था कि लड़की की रजामंदी है। तुम अभी के अभी घर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। और इसी के साथ फोन कट गया। विहान का हाथ हवा में जम गया। फोन उसके हाथ से छूटकर सोफे पर गिर पड़ा। उसने चिल्लाकर कहा, ना, इनकार! उसने मुझे मना कर दिया। ये इनकार मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। काशवी मेरी है, उसे मेरा ही बनना होगा। अगर उसे सदी सीधे तरीके से नहीं वो मानी तो मैं उसे उस तरीके से हासिल करूंगा जो मेरा असली तरीका है। मैं उसकी जिंदगी नर्क बना दूंगा। विहान के मुंह से एक चीख निकली। उसकी बौखलाहट अब पूरी तरह से एक अंधी जिद में बदल चुकी थी। विहान पागलों की तरह हंसने लगा। उसे लग रहा था कि वो अभी के अभी कुछ कर सकता है। वो भूल चुका था कि उसने किस इंसान से पंगा लिया। वो भूल चुका था कि इस पूरे खेल के पीछे एक ऐसा खूंखार शेर बैठा था जो सिर्फ उसकी इस नाकामी का तमाशा देखने का इंतजार कर रहा था। तभी पेंट हाउस के मेन गेट पर एक जोरदार थाप हुई। दरवाजा बंद था, लेकिन बाहर से किसी ने उसे इतनी ताकत से धक्का दिया कि दरवाजे का लॉक एक ही झटके में टूट गया। दरवाजा दीवारों से टकरा कर खुल गया। विहान ने चौंक कर पीछे मुड़कर कहा, कौन है वहां? दरवाजे के उस टूटे फ्रेम के बीच जो शख्स खड़ा था, उसे देखकर विहान के शरीर का सारा खून एक जैसे पल में जम गया। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिरहन दौड़ गई। तभी काले कपड़ों में लिपटा चौड़ा फौलादी शरीर निखिल सिंघानिया अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे राजीव और उसके दो गनमैन शांत खड़े थे। निखिल के चेहरे पर इस वक्त वो शांति थी जो किसी कब्रिस्तान के सन्नाटे जैसी खौफनाक थी। उसके होठ पर वही रहस्यमयी और ठंडी मुस्कान खेल रही थी। विहान की आवाज उसके गले में अटक गई। उसने कांप कर कहा, तुम तुम यहाँ कैसे आए? तुम तो हॉस्पिटल में। यह कहकर वो दो कदम पीछे हटा। उसके हाथ कांपने लगे। निखिल बहुत ही शांत लेकिन भारी कदमों से आगे बढ़ा। उसके हर एक कदम की आहट विहान के दिल पर किसी हथौड़े की तरह पड़ रही थी। निखिल कमरे के बीच में रखे एक आलीशान चमड़े के सोफे पर बहुत ही राजसी अंदाज में बैठ गया। उसने अपने दाएं हाथ से अपनी शर्ट के कफ्स को ठीक किया और अपनी ठंडी बाज जैसी नजरें विहान के फक पड़े चेहरे पर गड़ा दी। तभी निखिल ने बोलना शुरू करके कहा, विहान राठौड़, मैंने तुझसे गाड़ी में क्या कहा था? याद है मुझे? अपने प्यार पर, अपनी काशवी पर पूरा भरोसा है। तूने मेरे प्यार को चुनौती दी थी ना। तूने कहा कि तू भरी महफिल में अपने माता पिता को ढाल बनाकर काशवी को पालेगा। तो मैं यहाँ तुझे तेरी इस आलिशान ऐतिहासिक खूबसूरत नाकामी की मुबारकबाद देने आया हूँ। उसकी आवाज इतनी धीमी और शांत थी, लेकिन कमरे की दीवारों से टकरा कर गूंज रही थी। निखिल की यह बात विहान के जख्मों पर नमक की तरह लगी। विहान का डर अचानक उसके बढ़ते गुस्से और बौखलाहट के नीचे दब गया। उसने चिल्ला कर कहा, निखिल सिंघानिया, तुम ज्यादा मत हंसो। तुमने ही कुछ किया होगा। तुमने ही सतेंद्र अंकल को डराया होगा। तुमने ही काशवी को धमकी दी होगी, वरना वो मुझे कभी मना नहीं करती।
तभी निखिल ने एक और गहरी ठंडी हंसी हंसी। उसने अपनी पीठ सोफे से टिकाई और विहान की तरफ देखकर अपना सिर हिलाया। निखिल ने एक बहुत ही तीखे लहजे में कहा, विहान तू कितना बड़ा बेवकूफ है। तुझे सच में लगता है कि इस सब में मेरा हाथ है? मैंने अपनी कसम पूरी की। मैं हॉस्पिटल के बिस्तर पर 1 इंच भी नहीं हिला। मैंने काशवी को फोन तक नहीं किया। और सतिंदर जी, उन्हें तो यह भी नहीं पता कि तू मुझसे मिला था। यह जो कुछ भी हुआ है ना, यह तेरी उस घटिया नीच और साजिश फितरत का असली इनाम है जो तुझे मेरी काशवी ने दिया है। उसके बाद सुनकर निखिल अचानक सोफे से खड़ा हुआ। जब वह खड़ा हुआ तो उसका विशाल शरीर विहान की एक परछाई पर तंग गया। विहान ने निखिल के करीब आकर उसकी आंखों में देखकर कहा, मेरी काशवी ने रात को तेरे उस शराफत के नकाब को सबके सामने नोच कर फेंक दिया। उसने अपने डैड के सामने चीख चीख कर कहा कि तुझ जैसे कायर धोखेबाज नीच इंसान के मुंह पर थूकती है। उसने साफ कह दिया कि उसका प्यार सिर्फ और सिर्फ निखिल सिंघानिया है। निखिल के इन शब्दों ने विहान के पूरे वजूद को हिला दिया। उसे यकीन नहीं हो रहा कि काशवी उसके बारे में ऐसा सोचती है। उसका वो भ्रम कि काशवी उससे इम्प्रेस है पूरी तरह टूट चुका था। विहान ने पागलों की तरह बड़बड़ा कर कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मुझसे प्यार करती है। यह कहकर निखिल ने अपनी आवाज को और कड़क करके कहा, वो तुझसे सिर्फ घिन करती है विहान। तूने सोचा कि एक मिडिल क्लास परिवार की इज्जत और समाज के दबाव का फायदा उठाकर मेरी शेरनी का शिकार कर लेगा। तुम भूल गया, शेरनी का शिकार करने के लिए खुद शेर बनना पड़ता है। तेरी तरह भेड़े की खाल ओढ़कर पीठ पीछे वार नहीं किया जाता। तभी निखिल ने अपनी जैकेट के अंदर हाथ डाला। विहान को लगा कि वो गन निकालने जा रहा है। वो डर के मारे घुटनों पर बैठ गया। उसने गिड़गिड़ा कर कहा, मुझे मुझे मत मारो निखिल, मैं पीछे हट जाऊंगा। मैं दोबारा काशवी के पास नहीं जाऊंगा। लेकिन निखिल ने गन नहीं निकाला। उसके अपने हाथ में एक छोटा सा वॉइस रिकॉर्डर और कुछ पेपर्स निकाले। उसने उन्हें विहान के सामने टेबल पर फेंक दिया। निखिल ने बहुत ही घृणा से विहान की तरफ देखकर कहा, मैं तुझे मारूंगा नहीं विहान। मैंने काशी से उसके पापा से वादा किया है कि मैं कोई खून खराबा नहीं करूंगा। मैं एक अच्छा इंसान बनने के रास्ते पर हूँ। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं अपने दुश्मनों को उसके औकात याद दिलाना भूल गया हूँ। उसके बाद सुनकर आगे से विहान ने कांपते हाथों से उन पेपर्स को उठाया। उन पेपर्स और विहान के उन सारे अवैध काम और जुए के कर्ज और उन लड़कियों की लिस्ट थी जिन्हें अपने अतीत में ब्लैकमेल किया था। उनके पूरे बयानों और सबूतों के साथ उस रिकॉर्डर में विहान की वो सारी बातें थीं जो उसने अपने बुकीज से की थी और राठौड़ परिवार के पैसे चुराकर अपना कर चुकाएगा। ये देखकर विहान ने कांप कर कहा, ये सब क्या है? विहान की सांसें रुक गई। तभी राजीव ने आगे बढ़कर कहा, ये तेरी बर्बादी के डॉक्यूमेंट्स है विहान। हमारे बॉस ने सारे सबूत पहले ही डॉक्टर राघवेंद्र राठौर और पुलिस कमिश्नर को भिजवा दिए हैं। इस वक्त पुलिस और तेरे बड़े पापा दोनों तुझे ढूंढ रहे हैं। तेरी वो सारी रईसी, तेरा वो पढ़ा लिखा संस्कारी चेहरा हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। तो अब सिर्फ एक अपराधी है जो अपनी पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे सड़ते हुए बिताएगा। उसके बाद सुनकर विहान के हाथों में पेपर्स गिर गए। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसने निखिल की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब सिर्फ और सिर्फ अपनी मौत और बर्बादी का खौफ था। उसने सोचा कि वो निखिल सिंघानिया को बेवकूफ बना देगा, लेकिन वो खुद ही अपनी कब्र खोद चुका था। निखिल ने मुड़कर दरवाजे की कदम बढ़ाए। दरवाजे पर पहुंचकर उसने एक बार फिर पीछे मुड़कर कहा, विहान, अगली बार जब किसी के प्यार को चुनौती देने की सोचो तो पहले देख लेना कि सामने कौन खड़ा है। निखिल सिंघानिया ने अपनी तलवार भले ही म्यान में रख दी, लेकिन वो तलवार चलाना भूला नहीं है। जा अपनी इस खूबसूरत हार का जश्न मना। निखिल कमरे से निकल गया और उसके पीछे राजू और उसके आदमी बाहर आए। पेंट हाउस के अंदर सिर्फ विहान के रोने, पागलों की तरह चिल्लाने की आवाजें आ रही थी जो कुछ ही मिनटों में पुलिस की सायरन की आवाजों के नीचे दबने वाली थी। पेंट हाउस से बाहर निकलकर निखिल वापस अपनी गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी जैसे ही मेन रोड पर आई, निखिल ने एक लंबी सांस ली। उसके चेहरे से वो खौफनाक और ठंडी कड़वाहट अब पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। उसकी जगह एक बहुत ही शांत और मैच्योर गंभीरता ने ले ली थी। तभी राजीव ने शीशे के पीछे से करके उससे पूछा, बॉस, अब कहाँ चलना है, घर या वापस हॉस्पिटल? निखिल ने अपनी आंखें खोली। अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को देखा। सुबह के 10 बज चुके थे। उसने बहुत ही दृढ़ता से कहा, राजीव, गाड़ी सीधे सिंघानिया इंडस्ट्री के हेडक्वार्टर की तरफ ले लो।
मुझे हॉस्पिटल में अब क्या करना है, मैं अब खाली नहीं बैठ सकता। विहान का चैप्टर खत्म हो चुका है, लेकिन मेरी असली अग्नि परीक्षा अब शुरू होने वाली है। निखिल ने खिड़की के बाहर देखकर आगे कहा, मुझे काशवी के पापा को एक अच्छा इंसान बनकर दिखाना है। उन्होंने मुझे एक मौका दिया है, मैं उसे बर्बाद नहीं होने दे सकता। सिंघानिया इंडस्ट्री के जितने भी पुराने डार्क अवैध बिजनेस बचे हुए हैं, आज ही उनको बंद कर दो। जितने भी लीगल और साफ सुथरे प्रोजेक्ट हैं, उन पर ध्यान दो। मैं अपने साम्राज्य को पूरी तरह से सफ़ेद और कानून के दायरे में लाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जब सतेंद्र जी मेरा हाथ काशवी के हाथ में दे, तो उन्हें एक माफिया पर नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान पर गर्व हो जिसने अपने प्यार के लिए अपनी पूरी दुनिया बदल दी। आगे से राजू ने मुस्कुराकर सिर हिलाकर कहा, जी बॉस, आपकी नई शुरुआत के लिए पूरा सिंघानिया साम्राज्य तैयार है। गाड़ी शहर के सबसे बड़े और आलीशान कारपोरेट बिल्डिंग सिंघानिया टावर्स के सामने आकर रुकी। जैसे ही गाड़ी का दरवाजा खुला, निखिल सिंघानिया बाहर निकला। वहां खड़े पूरे सिक्योरिटी स्टाफ और कारपोरेट अधिकारियों की आंखें फटी रह गई। निखिल सिंघानिया वापस आ चुका था, लेकिन यह वो पुराना खूंखार डरावना डॉन नहीं। एक ऐसा लीडर जिसके चेहरे पर अद्भुत शांति, आंखों में एक नया संकल्प, दिल में अपनी शेरनी के प्यार का अटूट विश्वास था। वो पूरी ताकत और गर्व के साथ कदम बढ़ाकर अपनी बिल्डिंग के साथ अंदर दाखिल हुआ। जख्म का दर्द अब उसके लिए एक मेडल की तरह था, जो उसे बार बार याद दिला रहा था कि उसने अपनी मोहब्बत के लिए मौत से भी जंग जीती है। खूनी जंग अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, और अब निखिल सिंघानिया अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत दिल की जंग को जीतने के लिए तैयार था। पटना शहर के बीचों बीच स्थित सिंघानिया टावर्स की 40 मंजिलिया कांच की इमारत खूबसूरत और सुबह की चमकदार धूप में सोने की तरह दमक रही थी। यहाँ सिर्फ एक कॉरपोरेट बिल्डिंग नहीं थी, बल्कि पूरे शहर के लिए एक सत्ता, रुतबे और निखिल सिंघानिया के खौफ का प्रतीक थी। इस बिल्डिंग के अंदर काम करने वाले सैकड़ों एम्प्लॉयज के लिए उनका बॉस किसी रहस्यमयी और क्रूर तानाशाह से कम नहीं था। लेकिन आज जब वो तानाशाह कई दिनों के बाद अपनी रियासत में कदम रखने वाला था, तो हवा में एक बेचैनी और फुसफुसाहट तैर रही थी। काले रंग की एसयूवी का काफिला जब सिंघानिया टावर्स के अंदर बाहर आकर रुका। पिछले कुछ दिनों से शहर में कई तरह की अफवाहें उड़ रही थी। निखिल सिंघानिया को गोली लगी है, वो कोमा में मर गया। लेकिन जब गाड़ी का दरवाजा खुला, निखिल सिंघानिया बाहर निकला, तब अफवाहों ने उसी पल दम तोड़ दिया था। निखिल ने काले रंग की काली सिल्क की शर्ट और मैचिंग ट्राउजर पहना था। जो लोग निखिल को सालों से जानते थे, उन्हें आज उसके चेहरे पर अलग ही नजर आ रहा था। तभी रिसेप्शन पर खड़ी हेड रिसेप्शनिस्ट ने कांपती हुई आवाज में कहा, गुड मॉर्निंग सर। तभी आगे से निखिल ने, आमतौर पर जो किसी को जवाब नहीं देता था, बड़ी एक बर्फीली नजर डालता था, उसने चलते चलते रिसेप्शनिस्ट की तरफ देखा, बहुत ही हल्की लेकिन सम्मानजनक मुस्कान दी और अपनी भारी आवाज में कहा, गुड मॉर्निंग अंजलि। रिसेप्शनिस्ट अंजलि के हाथ से पेन छूटकर नीचे गिर गया। निखिल सिंघानिया को उसका नाम याद था। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये चमत्कार कोई अपना या कोई सपना। अंजलि ही नहीं, वहां मौजूद हर कर्मचारी एक दूसरे का मुंह देखने लगा। निखिल सीधे अपने प्राइवेट लिफ्ट में दाखिल हुआ। उसके साथ राजीव भी था। लिफ्ट सीधे 40वीं मंजिल की तरफ बढ़ने लगी, जहां निखिल का आलीशान पेंट हाउस ऑफिस था। तभी राजीव ने लिफ्ट के शीशे के नीचे शहर को देखकर मुस्कुराकर कहा, बॉस, स्टाफ आपके इस बदले हुए रूप को देखकर सदमे में है। निखिल ने गहरी सांस ली। उसके बाएं कंधे का घाव अभी भी अंदर ही अंदर उसे भयानक दर्द दे रहा था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर दर्द की एक लकीर तक नहीं आने दी। उसने मुस्कुराकर कहा, उन्हें इस नए निखिल सिंघानिया की आदत डालनी होगी राजीव, क्योंकि पुराना निखिल सिंघानिया उस दिन उसी इंडस्ट्रियल एरिया के गोदाम में आखिरी सांस ले चुका है। अब वो जो जिंदा है, वो काशवी का निखिल है, और मेरी काशवी को दरिंदे नहीं, इंसान पसंद है। लिफ्ट का दरवाजा खुला। निखिल अपने विशाल कांच की दीवार वाले ऑफिस में दाखिल हो गया। उसने अपनी बड़ी सी एग्जीक्यूटिव चेयर पर बैठकर एक लंबी सांस छोड़ी। निखिल ने अपनी शर्ट के आस्तीन ऊपर चढ़ाकर कहा, राजीव, सारे डिपार्टमेंट्स हेड्स और कोर टीम को कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाओ, हमें काम शुरू करना है। 15 मिनट बाद सिंघानिया इंडस्ट्री का विशाल ओवल शेप का कॉन्फ्रेंस रूम कंपनी के सभी टॉप अधिकारियों से भरा हुआ था। हर कोई अपनी अपनी फाइलें लेकर नर्वस बैठा था। तभी कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खुला। निखिल अंदर आया और सब लोग एक झटके में अपनी कुर्सियों से खड़े हो गए। तभी निखिल ने बहुत ही शांत लहजे में कहा, बैठ जाइए।
ये कहकर वो अपनी मेन चेयर पर बैठ गया। राजू निखिल के दाहिने तरफ खड़ा था। उसने एक लाल रंग की मोटी फाइल निखिल के सामने टेबल पर रखकर कहा, बॉस, आज की मीटिंग शुरू करने से पहले मैं आपको एक ऐसी खबर देना चाहता हूं जो पिछले हफ्तों के सारे तनाव को खत्म कर देगी। राजू ने बोलकर अपनी आवाज में एक अजीब सा गर्व और खुशी छुपा रखी थी। निखिल ने अपनी भौहें सिकोड़ी राजू की तरफ देखकर कहा, कौन सी खबर? राजू ने उस लाल फाइल पर हाथ रखकर कहा, बॉस, ये स्टेट हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स का वो टेंडर है जिसके लिए उस दुष्यंत दीक्षित ने इतना बड़ा खेल खेला, जिसके लिए उसने काशवी मैम को किडनैप किया था ताकि हम पर दबाव बना सके और ये टेंडर अपनी कंपनी के नाम करवा सके। दुष्यंत दीक्षित और काशवी की किडनैपिंग का नाम सुनते ही कॉन्फ्रेंस रूम में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। निखिल की आंखों में एक पल के लिए वो खौफनाक आग भड़की। उसे याद आया कि कैसे दुष्यंत ने काशवी को कुर्सी से बांधा था। तभी राजू ने तुरंत अपनी बात को आगे बढ़ाकर कहा, लेकिन बॉस, आपको ये जानकर खुशी होगी, ये टेंडर दुष्यंत की कंपनी को नहीं बल्कि सिंघानिया इंडस्ट्री को मिल चुका है। सरकार ने कल रात ही इस प्रोजेक्ट का ऑफिशियल अलॉटमेंट हमारी कंपनी के नाम कर दिया। यह पूरे 500 करोड़ का प्रोजेक्ट है। ये सुनकर निखिल थोड़ा हैरान हुआ। उसने फाइल को खोला और अपने पहले पन्ने पर लगी सरकारी मुहर और अप्रूव्ड का स्टैंप देखा। निखिल ने फाइल को बंद करते हुए बहुत ही गंभीर आवाज में पूछा, लेकिन राजू, जब मैं हॉस्पिटल में था तो मैंने तुम्हें साफ हिदायत दी थी कि हम कोई भी टेंडर डरा धमका कर या किसी सरकारी अफसर की कनपटी पर बंदूक रखकर नहीं लेंगे। मैंने कहा था कि अब हम सारा काम 100% लीगल और ईमानदारी से करेंगे। अगर ये टेंडर हमें मिला है तो क्या तुमने मेरे पेट के पीछे कोई गुंडागर्दी इस्तेमाल की? निखिल की आवाज में जो सख्ती थी उसने सारे अधिकारियों को डरा दिया, लेकिन राजीव के चेहरे पर एक बहुत ही सच्ची मुस्कान थी। तभी राजीव ने गर्व से सीना चौड़ा करके कहा, यही तो सबसे बड़ी बात है बॉस। इस बार हमने किसी को नहीं धमकाया, हमने किसी सरकारी अफसर को कोई रिश्वत नहीं दी, किसी कॉम्पिटिटर को फोन करके टेंडर छोड़ने की धमकी नहीं दी। यह टेंडर हमें आपके नए हुक्म और हमारी पूरी टीम की दिन रात की मेहनत के बलबूते मिला है। यह कहकर राजीव ने अपने टीम के प्रोजेक्ट हेड मिस्टर शर्मा की तरफ इशारा किया। शर्मा जो एक उम्रदराज और बहुत ही काबिल इंजीनियर थे, उन्होंने खड़े होकर बोलना शुरू कर कहा, सर, जब आपने हॉस्पिटल से राजीव सर के लिए यह फरमान भिजवाया, हमें टेंडर सिर्फ और सिर्फ अपनी काबिलियत के दम पर जीतना है, तो हम सब हैरान थे, लेकिन हमने अपनी बात को एक चुनौती की तरह लिया। हमारी पूरी टीम ने पिछले 5 दिनों तक दिन रात एक करके हाईवे प्रोजेक्ट का एक ऐसा शानदार और फुल प्रूफ ब्लूप्रिंट, फाइनेंशियल मॉडल, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी प्लान बनाया जो बाकी कंपनियों से 10 गुना बेहतर था। शर्मा जी की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने आगे कहा, सर, जब हम सरकारी दफ्तर में प्रेजेंटेशन देने गए तो टेंडर कमेटी के अधिकारी डरे हुए थे कि सिंघानिया इंडस्ट्री के लोग हमेशा की तरह बंदूक लेकर आएंगे, लेकिन जब हमने अपना डिजाइन और प्रपोजल दिखाया तो लोग हैरान हो गए। हमारा कोटेशन सबसे वाजिब था, हमारी क्वालिटी का कोई मुकाबला नहीं था। दुष्यंत की कंपनी का प्रपोजल हमारे सामने कभी नहीं टिकता था। उन्होंने हमें यह टेंडर खौफ की वजह से नहीं बल्कि हमारे काम की श्रेष्ठता और ईमानदारी की वजह से दिया है। यह हमारी पहली 100% वाइट कॉलर जीत है, सर। शर्मा जी की बात खत्म होने के बाद पूरे कॉन्फ्रेंस रूम में गहरा सन्नाटा छा गया। सभी लोग निखिल की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे थे। निखिल अपनी कुर्सी पर बिल्कुल शांत बैठा था। उसकी नज़रें उस लाल फाइल पर टिकी थी। उसके अंदर एक बहुत ही अजीब लेकिन बड़ा खूबसूरत तूफान चल रहा था। आज तक निखिल सिंघानिया ने जो कुछ हासिल किया, दौलत, रुतबा, प्रोजेक्ट, टेंडर, वो सब उसने लोगों की गर्दन पर पैर रखकर, उनका खून बहाकर, उन्हें डराकर हासिल किया था। उसे लगता था कि इस दुनिया में ताकत और खौफ के बिना कुछ नहीं मिलता, लेकिन आज उसने सामने जो जीत पड़ी थी, इसमें कोई खून नहीं था, कोई आ नहीं निकली थी। ये जीत उसकी टीम की मेहनत, काबिलियत और सच्चाई की जीत थी। और इस जीत की सबसे बड़ी प्रेरणा कौन थी? काशवी। निखिल ने अपनी आंखें बंद की। उसे सतिंदर की वो बात याद आई, अगर उसकी परछाई में वो मुझे पुराना दिंदर नजर आया तो मैं निखिल सिंघानिया के करीब जाने तो दूर, उसके तरफ मुड़कर भी नहीं देखूंगी। निखिल ने गहरी सांस ली। उसने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में जो खुशी और गर्व था उसने पूरे कॉन्फ्रेंस रूम के माहौल को रोशन कर दिया। निखिल धीरे से अपनी कुर्सी पर खड़ा हुआ। उसने अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया और शर्मा जी की तरफ देखकर कहा, शर्मा जी और हमारी पूरी टीम, मैंने आज तक आप लोगों को सिर्फ अपने खौफ के दम पर काम करने के लिए मजबूर किया। मैंने कभी आपकी असली काबिलियत को उभरने का मौका नहीं दिया, लेकिन आज आप लोगों ने मुझसे ये साबित कर दिया है कि सिंघानिया इंडस्ट्रीज सिर्फ एक माफिया का अड्डा नहीं बल्कि देश के सबसे बेहतरीन
ईमानदार दिमागों की कंपनी है। निखिल की भारी आवाज में एक अजीब सी नरमी और गहरा सम्मान था। निखिल ने शर्मा जी से हाथ मिलाया। शर्मा जी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। निखिल सिंघानिया ने आज तक किसी कर्मचारी से हाथ नहीं मिलाया था। उसकी तारीफ करना तो दूर की बात। निखिल ने पूरे बोर्ड रूम को संबोधित करके एक बहुत ही कड़क लेकिन प्रेरणादायक आवाज में कहा, आज से मैं ये घोषणा करता हूँ कि सिंघानिया इंडस्ट्री का हर एक गैर कानूनी काम, हर एक अंडरवर्ल्ड से जुड़ा प्रोजेक्ट, हर वो बिजनेस जिसमें बेईमानी शामिल हो, पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। हम अपनी ताकत का इस्तेमाल डराने के लिए नहीं, बल्कि इस शहर और इस देश को बनाने के लिए करेंगे। अगर कोई हमसे हमारे हक का टेंडर छीनने की कोशिश करेगा तो हम उसे अपनी मेहनत और अपने दिमाग से हराएंगे। आज से सिंघानिया का मतलब खौफ नहीं, सिंघानिया का मतलब भरोसा होगा। पूरे कॉन्फ्रेंस रूम में एक पल के लिए सन्नाटा रहा और फिर अचानक बिना किसी के कहे सभी कर्मचारियों ने जोरदार तालियां बजानी शुरू कर दी। ये तालियां खौफ से रही बल्कि अपने बॉस के लिए उमड़े एक सच्चे सम्मान से बज रही थी। निखिल ने मुस्कुराकर राजीव की तरफ देखा। राजीव की आंखों में नमी थी। उसने अपने बॉस को एक शैतान के एक सच्चे और ईमानदार लीडर में बदलते हुए अपनी आंखों से देखा और वो जानता था कि यह सब सिर्फ और सिर्फ काशवी जी के प्यार का जादू है। जब तालियों की गड़गड़ाहट शांत हुई तो निखिल ने अपनी शर्ट का कॉलर ठीक करके एक बहुत ही हल्का लेकिन खुश मिजाज अंदाज अपनाकर कहा, तो राजीव, इस इतनी बड़ी और ईमानदारी जीत के लिए कुछ तो होना चाहिए ना। उसके बाद सुनकर राजीव चौंक गया। उसने कहा, क्या मतलब बॉस, आप क्या कहना चाहते हैं? आगे से निखिल ने कहा, मेरा मतलब है जब हम पहले टेंडर जीते हम बंद कमरों में शराब पीते थे, पूरे दुश्मनों पर हार पर हंसते थे, लेकिन आज ये जीत किसी दुश्मन की हार पर नहीं बल्कि हमारी खुद की सच्चाई पर मिली है। इसलिए आज शाम को सिंघानिया टावर की 39वें फ्लोर पर एक पार्टी होगी, एक छोटी सी लेकिन शानदार पार्टी। उसके बाद सुनकर पूरा कॉन्फ्रेंस रूम में एक बुदबुदा उठा। पार्टी, निखिल सिंघानिया और पार्टी, वो भी अपने एम्प्लॉयज के साथ। ये एक ऐसा था जैसा सूरज का पश्चिम से निकलना। तभी निखिल ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, पार्टी और पार्टी सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए नहीं होगी। कंपनी के छोटे से छोटा कर्मचारी, प्यून से लेकर प्रोजेक्ट हेड तक सब इस पार्टी में शामिल होंगे। राजू, आज शाम 6 बजे के बाद ऑफिस का सारा काम बंद। सबसे अच्छे कैटर्स को बुलाओ, म्यूजिक का इंतजाम करो। आज हम इस बात का जश्न मनाएंगे कि हमने डर से नहीं बल्कि अपनी काबिलियत से दुष्यंत दीक्षित जैसे दरिंदे को मात दी। वहीं राजू का खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने चहक कर कहा, जी बॉस, मैं अभी इसे सारे इंतजाम करवाता हूँ। आज की पार्टी सिंघानिया इंडस्ट्री के इतिहास की सबसे यादगार पार्टी होगी। उसके बाद सुनने के बाद निखिल ने सिर हिलाया और कहा, मीटिंग खत्म। तभी सभी कर्मचारी चहके और एक दूसरे को बधाई देकर कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकले। हर कोई अपने नए बॉस के इस रूप को देखकर हैरान और खुश भी था। आखिर क्या ये खुशी टिक पाएगी लंबे समय तक? क्या निखिल सिंघानिया अपने खौफनाक दरिंदे रूप को खत्म कर पाएगा या फिर कोई उसे और भड़का देगा? क्या होगा आगे की कहानी में? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी कहानी सीक्रेट मिलेनियर रईस जादा के साथ। दोस्तों, कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट जरूर से जरूर करें।